अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कल मैंने आपको पार्ट 1 सुनाया था, उसी कहानी को आज कंटिन्यू करूंगा। उसका आज आपको पार्ट 2 सुनाऊंगा। गले में थोड़ी सी खिचखिच हो रही थी तो मैंने कहा साथ साथ थोड़ी सी चाय भी चलती रहे। कल मैंने रिकॉर्ड की थी स्टोरी और जो अभी आप सुनने जा रहे हैं ये मैंने अगले दिन उसको रिकॉर्ड किया था। फर्जी नाम नादिया रखा था मैंने उनका। उनके घर के अंदर बहुत सारे जिन्नात के वाक़यात हुए थे जहाँ पे उन्होंने रीकैप जिस तरह कहते हैं, गाड़ी की लाइट पड़ी थी सीढ़ियों में तो उन्होंने पुतला देखा था जो मूव हुआ था। वो एक गोला सा था फुटबॉल का जो ऊपर की तरफ गया था और उनकी माँ ने एक छुरी पकड़े हुए अजीब से जिन को देखा था। तो ये सारे वाक़यात थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो घर बेच के 1 कनाल का एक नया पुराना बना हुआ था लेकिन बहुत बड़ा 1 कनाल का घर ले लिया। नादिया से मैंने उनसे कहा था कि क्या आपका नाम, मैंने नादिया रखा है, नादिया रख लूँ? तो उन्होंने कहा ठीक है आप नादिया ही रख लें। घर तो बहुत खूबसूरत था, 1 कनाल का भी था। जो भी देखता यकीनन सी बात है उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती, काश ऐसा घर मेरा भी होता। अंदर के हालात तो घर वाले ही जानते हैं, बाहर वाले तो देख के सिर्फ इस चीज़ का इजहार कर सकते हैं कि कितने खुशकिस्मत होंगे इस घर के मकीन जो इस घर के अंदर रहते हैं। वहीं पे एक मिलने वाली थी जो नादिया की बहुत अच्छी दोस्त भी थीं। उनके ज़रिए एक रिश्ता आया। उन्होंने कहा नादिया के लिए रिश्ता है। किसने रिश्ता भिजवाया है? अब घर के अंदर जितने भी मामलात संभाल रही थी वो सब की सब माँ थी। बाप होते हुए भी सिर्फ नाम के थे, उनको किस चीज़ में कोई इतना ख़ास अमल दखल नहीं करते थे। उन्होंने बताया एक ऐसी फैमिली से रिश्ता आया है, नाम उनका आरिफ है, ये मैंने फर्जी रखा है। बहुत अच्छा कमाते हैं, 6 बहन भाई हैं। आरिफ उनमें से सबसे अच्छे फर्माबरदार कमाने वाले कमाऊ पुत्र, और जितनी भी तारीफ़ें की जाएँ कम हैं। आपकी बेटी को हमेशा खुश रखेंगे। असल में तो नंबर आना चाहिए था बड़ी बहन का जो डॉक्टर बनने जा रही थी, और जो नादिया थी वो ग्रेजुएशन कर रही थी। लेकिन इनके यहाँ रिवाज ये नहीं था कि पहले बड़ी बेटी की शादी होगी, जब उसकी हो जाएगी फिर हम छोटी बेटी की करेंगे। यहाँ पे ऐसा होता था जिसका रिश्ता आ जाए उसी का पहले कर दो। मंगनी कर दी गई। मुख्तसर सी एक शरीफ सी फैमिली थी नादिया लोग, जो वो पता करा सकते थे उनके बारे में, वो उन्होंने पता कराया, इन्फॉर्मेशन की। उन्होंने कहा नहीं ठीक है रिश्ता अच्छा रिश्ता कर ले। तो उन्होंने कहा ठीक है जी मंगनी कर लेते हैं, उसके कुछ अर्से बाद शादी भी कर देंगे। मंगनी हो गई। मंगनी के दौरान ही आरिफ और नादिया की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ शुरू हो गई और बातें जो खुलती गई इन तक पहुंचती गई। छानबीन प्रॉपर उस तरीके तो हुई नहीं थी, जितनी ये बेचारे कर सकते थे उतनी की थी। तो बातें जो इन तक पहुंची वो ये थी, आरिफ का जो भाई था शादीशुदा, यानी कि आरिफ की अपनी भाभी के साथ जिस्मानी ताल्लुक है। यह एक इतनी बड़ी खौफनाक खबर थी जो कैसे एक लड़की जिसकी मंगनी हो चुकी है और उसको पता लगता है जिसका मंगेतर है उसके अपने भाभी के साथ नाजायज मरासिम है। वो इस बात पे बहुत वावेला करती है, लड़ती है, करते करते बातें अपनी माँ तक भी पहुँचा देती है कि माँ मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं इस मंगनी को तोड़ रही हूँ। माँ रीज़न पूछती है, बेटी बताती है कि उसके तो अपनी भाभी के साथ ताल्लुकात हैं, तो मैं ऐसे बंदे के साथ कैसे रह सकती हूँ। मुझे इधर उधर से भी उसकी जो कुछ बातें पता लगी है वो बंदा ठीक नहीं है। नादिया ने जब मंगनी तोड़ने का ऐलान किया तो आरिफ नादिया की माँ के पास पहुँचा। उसने कहा जितनी भी आप तक बातें पहुंची हैं ये सब की सब झूठ हैं।
मेरी किरदार कुशी की गई है, मैं ऐसा नहीं हूं, ये गलत बातें बताई गई हैं। आप चाहें तो मजीद छानबीन कर सकते हैं, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये किसने हरकत की है। पता लगा, नादिया की मां ने फिर से एक दफा तहकीक कराई तो पता लगा नादिया को भी और उसकी मां को भी घर के अंदर कमाने वाला यही शख्स था, आरिफ ही खर्चा सारा यही उठाता था, भाई के भी घर का खर्चा उठा लेता था, उसके बच्चों से प्यार करता था। तो उसकी जो भाभी थी असल में वो नहीं चाहती थी कि आरिफ की कहीं शादी हो, वो चाहती थी ये यूं ही कुंवारा रहे और हमारे भी खर्चे उठाता रहे। तो इस तरह की अफवाहें वो ही फैला रही थी, क्योंकि इन्हीं दौरान जब नादिया को पता कैसे लगा, एक औरत ने जो इनकी कोई दूर की रिश्तेदार थी, उसने नादिया के मोबाइल पे कॉल की और उनको कहा नादिया को कि मैं इसकी दूर की रिश्तेदार हूं और मैं नहीं चाहती बेटी कि तुम तबाह हो जाओ। जिस बंदे से शादी करनी जा रही हो तुम्हें पता है उसकी अपनी भाभी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। नादिया ने कहा आप ये क्या बकवास कर रही हैं, कैसी गलत बयानी कर रही हैं, आपको पता है इस तरह किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाना। उसने कहा मेरी बेटी जाके तफ्तीश कर लो, तहकीक कर लो, छानबीन कर लो, अगर मैं गलत बयानी कर रही हूं तो आप खुद देख लेना। और नादिया ने भी अपनी तरफ से जो छानबीन की थी उसको पता लगा कि बाद में कुछ ना कुछ दम है, तभी उसने अपनी मां को बता दिया। लेकिन जब एक्सप्लेन किया आरिफ ने कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी भाभी ही इस तरह की अफवाहें फैला रही हैं कि मेरी शादी ना हो सके, और मैं अपनी सफाई में आखिरी बात कहूँगा, मैं आपको कुरान पे हल्फ देता हूँ, मैं कसम खा के बताता हूँ कि मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं नादिया के साथ बहुत मुखलिस हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मुझे नादिया बहुत अच्छी लगती है, मैं उससे प्यार करता हूँ। जब उस बंदे ने कसम उठा ली तो नादिया की माँ को यकीन आ गया वो सच बोल रहा है। यकीनन कोई क्यों झूठी कसम उठाएगा। और छानबीन से भी पता लग गया था वाकई भाभी ही इस तरह की अफवाहें फैला रही थी ताकि उसकी शादी ना हो सके। यूं दोनों की दोबारा से सुलह भी हो गई और नादिया ने जिस मंगनी को तोड़ने का ऐलान किया था, कोई तोड़ने के लिए, कोई तोड़ने से मुराद ऐसा तो नहीं होता कि टूट जाती है, मंगनी तो एक रिश्ता होता है जिसको आप दोबारा से वैसे ही जोड़ लेते हैं। सो वो रिश्ता जुड़ गया, वो आपस में बातें करते रहे, यहां तक कि उनकी शादी हो गई। अब जब शादी का टाइम आया तो नादिया को इस बात का पता नहीं था। आरिफ नादिया की मां के पास आया, मां जी मैं बहुत परेशान हूं, बहुत बड़े मसले में उलझ गया हूं, आपकी मदद चाहिए। हुआ यह था, मंगनी के कुछ अरसे बाद जिस घर के अंदर ये लोग रह रहे थे, जो एक कनाल का घर था, यहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। पुराना बना हुआ घर था तो खूबसूरत, बाहर से भी बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन अंदर कुछ इस तरह के वाकयात हो रहे थे इस घर के अंदर। काली माश की दाल इनकी गली के अंदर कोई डाल जाता था और उसके साथ साथ खून भी पड़ा होता था। जब बारिश होती थी तो पानी रिमझिम हो जाती थी, ज़मीन गीली हो जाती थी, फिर भी खून के कतरे आते थे। कभी किसी मरे हुए जानवर का सर मिलता था तो कभी वहाँ पे अजीब से कागज़ जो तावीज़ की सूरत में होते थे वो मिलते थे। कभी वाकई किसी और कोने से कोई बालों का गुच्छा निकलता तो उसके अंदर तावीज़ लिपटे होते थे। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकलने लगी तो उन्होंने कहा या अल्लाह, हम तो उस घर को इसलिए छोड़ के आए थे कि उससे जान छूटे। और वहाँ पे भी पता लगा कि ज़मीन के नीचे एक गुड़िया को दबाया गया था जिसके अंदर सोयां चुभी हुई थी और उसके अंदर तावीज़ था नादिया की माँ की मौत के लिए। और इस घर में भी वही सब कुछ हो रहा है, खून के कतरे, कभी तावीज़, कभी पुतला निकल रहा है, कभी बाकायदा तौर पे फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये चीज़ें निकली तो साए तक नज़र आने शुरू हो गए। चलते फिरते मूव करते जब साए भी नज़र आए तब नादिया की माँ ने फैसला किया हमें ये घर बेच देना चाहिए, और उन्होंने वो घर बेच दिया। ये तब की बात है जब नादिया की मंगनी हो चुकी थी। अब ये लोग किराए के घर पे रह रहे थे। शादी होने वाली थी कि आरिफ नादिया की मां के पास पहुंचा और कहा मुझे इस मसले से आप ही छुटकारा दिला सकती हैं, शादी सर पे आ गई है, मेरे पास सिर्फ एक हफ्ते का टाइम रह गया है, मेरी जिस जगह से पेमेंट आनी थी वो पेमेंट अभी तक मेरी नहीं आ पाई, मैं फंस गया हुआ हूँ, शादी सर पे, मैं अभी तक कोई भी अरेंजमेंट नहीं कर पाया, मैं आपको ये पैसे लौटा दूंगा, आप उधार समझ के मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। एक बेटी की माँ थी, घर बेचा हुआ था, पैसे तो उसके पास थे,
वो नहीं चाहती थी इस मौके पे कोई प्रॉब्लम हो और शादी सर पे खड़ी हुई है, कार्ड बंट चुके हैं, कोई मसला हो, तो उन्होंने चुपके से कुछ पैसे उठा के आरिफ को दे दिए। तो उसने, आरिफ ने एहतमाम किया और यूं शादी का वो बंधन जो नादिया की माँ की पैसों की वजह से हो रहा था, अरेंजमेंट हुई और ब्याह के नादिया अपने घर पहुंच गई। एक ऐसी घर की लाइफ से नादिया पहुंची थी जहां पे पहले घर में उन्होंने बहुत सारे जिन्नात देखे, तावीज़ात देखे, माँ को परेशान देखा, माँ को अस्पताल से आके देखा, माँ की चीखें सुनी, कोई छुरी लेके खड़ा है, कभी वो खुद अपनी आंखों से शैडो को देख रही है, कभी वो घर में किसी चीज़ को देख रही है। उस घर को बेचते हैं, दूसरे घर में आते हैं, वहाँ पे भी इस तरह के मसले मसाइल हैं। और जब शादी होके आती है तो सुहाग रात को सामने बैठा हुआ शौहर क्या कह रहा है, नादिया मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये ऐसी रात होती है जिसमें दो दिल ना सिर्फ मिल रहे होते हैं, ज़िंदगी की प्लानिंग कर रहे होते हैं, अहदो पैमा कर रहे होते हैं, ख्वाब बुन रहे होते हैं, हम ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे, हम यूं करेंगे, हम यूं करेंगे, स्पेशली अरेंज मैरिज में। दुल्हन बनी नादिया ने सर ऊपर उठाया सुनने के लिए कि शौहर कौन सा खूबसूरत जुमला बोलता है, कौन सा ख्वाब है जो उसने देख रखा है और आज मुझसे भी शेयर करने लगा है कि नादिया हम मिल के ये करेंगे। उसने कहा, नादिया मेरे ऊपर जादू हुआ है जिसकी वजह से मैं फ़िलहाल तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। वह जो सुहाग रात को मियाँ बीवी का रिश्ता बनता है, आपस में जिस्मानी ताल्लुक़ बनता है, वो मैं पूरा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे ऊपर जादू है और जादू से मुझे बांध दिया गया है। मैं इस फ़र्ज़ को अदा नहीं कर सकता। आगे अब एक वो लड़की जिसकी उम्र 19 साल है, उसकी शादी हुई है, वो 100, 200, 500, 1, 10 सपने बुन के आई है, छोटी छोटी ज़िंदगी की खुशियां सोच के आई है और पहली रात उसके ऊपर एक इस तरह का खबर सुनाई जा रही है। शौहर कह रहा है, मैं तो तेरा शौहर बन ही नहीं सकता, मैं अभी जादू के अंडर में हूँ, मैं तावीज़ात की वजह से बंधा हुआ हूँ, मैं मियाँ बीवी के ताल्लुक़ को कायम नहीं कर सकता। एक ऐसी लड़की जिसकी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई है जहाँ पे उसको सिखाया गया है कि अदब व अदाब वाली और अच्छी बेटियाँ जो होती हैं सर झुका देती हैं, उसने उसको अपनी किस्मत जाना और सर झुका दिया और आगे से खामोश रही। वो बहुत सारी बातें करता रहा, लेकिन नादिया के दिमाग में एक बात चलती रही, क्या ये ख़बर सारी ज़िंदगी के लिए है या ये तावीज़ात, ये जादू, ये जो बंदिश हुई है मेरे शौहर पे कुछ अरसे के लिए है। खैर बातें करते करते दोनों सो गए। अब ज़िंदगी की शुरुआत किस तरह हुई कि शौहर बीवी के करीब नहीं आ रहा, आता है तो कहता है मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आता है, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं पागल सा हो जाता हूँ, मुझे कुछ होना शुरू हो जाता है क्योंकि मेरे ऊपर जादू है, इसलिए मुझे माफ़ करना, लेकिन ये जादू का मैं तोड़ करवा लूँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा, तुमने घबराना नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगा, मुझे पता है मेरा इलाज चल रहा है, मैं ठीक हो जाऊँगा, तुमने घबराना नहीं, फ़िलहाल मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। बीवी इसके ऊपर सर झुका देती है, ठीक है आप अपना इलाज कराइए, तोड़ कराइए जादू का। घर के अंदर मियाँ बीवी के ताल्लुकात चल रहे हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता कायम नहीं हुआ, दोनों वक्त गुजारे जा रहे हैं। फिर शौहर अचानक से कहता है, लगता है मेरा जादू अब आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो गया है। और वाकई उसका जादू टूटता है। वो अपनी बीवी के साथ इस तरह मिलता है, बिल्कुल नॉर्मल शख्स की तरह, जैसे उस पर कभी जादू था ही नहीं, कोई बंदिश थी ही नहीं। उनका आपस में एक ताल्लुक़ कायम होता है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, कुछ भी इसमें अजीबोगरीब बात नहीं। लेकिन फिर साथ ही उसके ऊपर दोबारा से दूसरे दिन जादू हो जाता है। जैसे एक दिन के लिए तोड़ हुआ था, फिर जादू हो गया और ज़िंदगी इस डगमग में शुरू हो गई है, डगमगा रही है। कभी कभी जादू टूट जाता है, लेकिन अक्सर जादू कायम रहता है। दिमाग भी जकड़ जाता है, जिस्म भी जकड़ जाता है, और कभी कभी दिमाग और जिस्म खुलता है तो वो शौहर बनता है, ताल्लुक़ बनाता है। शादी को तकरीबन 2.5 महीने 3 महीने होने वाले थे कि वहीं पे कानों तक खबरें आनी और पता लगना शुरू हो गया कि मियाँ साहब, आरिफ साहब ज़्यादा अपना वक्त उसी भाभी के घर में जाके गुजारते हैं जिसकी शादी से पहले उन्होंने खबरें सुनी थी कि उनके साथ उनका कोई ताल्लुक़ है नाजायज़ किस्म का,
और वहीं पे पाए जाते हैं। बीवी पूछती आप वहां पे क्या करने जाते हैं, आप उनके घर में क्यों जाते हैं? उसने कहा उसका वो जो बेटा है छोटे वाला मुझे बहुत प्यारा लगता है, मैं उससे मिलने के लिए जाता हूं। इस पे तुम्हें क्यों इस तरह का एतराज़ है? मेरा तो वैसे ही तुम्हें पता है जादू का मसला है, कुछ इस तरह का नहीं है। मेरी भाभी है, मैं वैसे ही मिलता हूं, बच्चे से प्यार के लिए जाता हूं। नादिया ने नोट किया कि शौहर उस वक्त स्पेशली उधर जाता था जिस वक्त उसकी भाभी घर में अकेली होती थी, उसका शौहर मौजूद नहीं होता था, यानी आरिफ का भाई घर पे मौजूद नहीं होता था। अब आहिस्ता आहिस्ता शक यकीन में बदलने लगा कि शौहर का ताल्लुक वाकई भाभी के साथ है। शादी से पहले जब उसने मंगनी तोड़ी थी तो उसकी मां के सामने बैठ के उसने जो कसम खाई थी, झूठी कसम थी। परेशान हो गई, या अल्लाह मैं किस मुसीबत में फंस गई हूं। शादी हो चुकी है और हमारे यहां तलाक नहीं ली जाती, रिश्तों को निभाया जाता है। मैंने इस बात पे कि इसके जिस्मानी ताल्लुक नहीं बन सकता तावीज़ हैं, मैंने सर झुका दिया, लेकिन उसके उस औरत के साथ ताल्लुक है, उस वक्त जादू कहाँ जाता है, उस वक्त वो ठीक कैसे हो जाता है, मैं क्या करूं? सोचते 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 वहीं पे मोहल्ले के एक कारी साहब थे, एक खातून जिसके साथ उसने बैठ के जिक्र किया नादिया ने, तो उस खातून ने कहा मैं एक कारी साहब को जानती हूँ, चलो बेटी मैं तुम्हें उनके पास लेके चलती हूँ, वो हमारे इस मसले का कोई हल निकालेंगे। कारी साहब को सूरत हाल बताइए, इस्तिखारा कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपने इल्म से बताइए क्या मामलात हैं, कैसे हैं, ये बच्ची है इसके बारे में कुछ बताइए। पढ़ते रहे और उसके बाद जब आंखें खोली तो उन्होंने कहा बेटा मैं तुम्हें एक आयत बता रहा हूँ, इसका मुसलसल विर्द करना, हालात बेहतर हो जाएंगे। अभी जो मुझे नज़र आया है बस अभी सब्र करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। साथ आई हुई खातून को कहा आपसे काम है, कल आप मेरे पास ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। दोनों रवाना हो गई। अगले दिन वो खातून पहुंची तो कारी साहब ने बताया कि बच्ची को कहाँ फंसा दिया है तुम लोगों ने, मैंने तो इसका चेक कर लिया, तो जालिमों के हाथों चल पड़ी है, इनके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया, ये तो बहुत शरीफ लोग हैं, ये किन जालिमों में फंस गए हैं। शौहर इसके साथ मुखलिस नहीं है, शौहर का वाकई किसी और जगह पे चक्कर है और वो इसके साथ फ्रॉड कर रहा है। लेकिन उस खातून ने वापस आके नादिया को नहीं बताया कि मौलवी ने जो मुझे बुलाया था वो इस काम के लिए बुलाया था और ये बातें की हैं मुझसे। अब इसी कश्मकश में जादू है, कभी तो कभी टूट भी जाता, मियाँ साहब बीवी के पास भी आ जाते, जादू है, लड़ते हुए रोकते हुए कि उस औरत के पास ना जाएं, वो फिर चले जाते। इस तरह ज़िंदगी गुजरते गुजरते शादी की एनिवर्सरी आ गई। अब 2 दिन बाद शादी की सालगिरह है, एनिवर्सरी है, बीवी ढूंढ रही है, शौहर साहब नहीं हैं, काम बड़े हैं, 2 दिन बाद एनिवर्सरी है, उसको ढूंढना है, क्या करूं? तो जहन में आया उसी भाभी के घर में चेक करूं, वहीं पे पाए जाएंगे और किसी जगह पे नहीं होंगे। रवाना होती हैं, भाभी के घर पहुंचती हैं तो पता लगता है दरवाज़ा अंदर से बंद किया हुआ है। दरवाज़ा नॉक करती हैं तो भाभी साहब आके दरवाज़ा खोलती हैं और रास्ता दे देती हैं। ये चलती हुई सीधी अंदर चली जाती हैं और जब कमरे में पहुंचती हैं, नहीं सॉरी गलती कर गया मैं, इसके शौहर ही आके दरवाज़ा खोलते हैं और उनसे कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और वहाँ पे उनकी थोड़ी बहुत लड़ाई होती है और वो लड़ते लड़ते दोनों घर आ जाते हैं। और शौहर उसके बाद उस लड़ाई के बाद कहते हैं अच्छा ठीक है बाबा इस लड़ाई को बंद करो, मैं कसम उठाता हूँ आज के बाद भाभी के घर कभी नहीं जाऊंगा। वो कहते हैं लड़ाई इसी सूरत पे ख़त्म होगी कि आज आपको फाइनल करना होगा, मैं या भाभी। उसने कहा ठीक है मैं कसम उठाता हूँ आज के बाद भाभी के घर नहीं जाऊंगा। लड़ाई ख़त्म हो जाती है। 2 दिन गुजरते हैं, एनिवर्सरी आ जाती है, सालगिरह का दिन आ जाता है। शौहर साहब फिर गायब हैं। अपने जेठ को साथ मिलाती हैं और पूछती हैं, वो फिर गायब हैं, वो कहीं और नहीं, वो वहाँ गए हैं। जेठ कहते हैं जो भी होगा, लड़ाई करनी है कुछ भी हो, चलो हम तुम्हारे साथ हैं, देखा जाएगा। अंदर पहुँचते हैं तो बच्चे नहीं हैं, उसका शौहर भी नहीं है, वो खातून अकेली है और शौहर साहब अंदर ही हैं, कुंडी लगी हुई है। दरवाज़ा खटखटाते हैं, साथ जेठ भी है, दरवाज़ा खोलने वाली कोई और नहीं, वही भाभी साहिबा ही हैं। ये दरवाज़ा खोलती हैं, भाभी को आगे से हटाती हैं जेठ, और ये चलते हुए अंदर कमरे में जाते हैं तो साहब आरिफ साहब वहीं कमरे में बैठे हुए जो 2 दिन पहले कसम उठा चुके थे।
शदीद लड़ाई होती है और शदीद लड़ाई के बाद मियाँ बीवी लड़ते हैं और उसके बाद नादिया नाराज होकर अपनी मां के घर चली जाती है। वो कहती है मैं 2 महीने अपनी मां के घर रही। इस बीच और भी बहुत सारी बातें उनके बारे में पता लगती हैं कि इन साहब ने फ्रॉड बहुत जगहों पे किए हुए हैं। इनके साथ तो इनका जिस्मानी ताल्लुक है भाभी के साथ, और जगहों पे भी इनके इस तरह के माशके रहे हैं। 1.5 महीना हो चुका है मां के घर बैठे हुए, तो और एक दिन फ़ोन करते हैं बीवी को, कहते हैं नादिया मैं ना तुम्हारी मां को फ़ोन करता हूं और उनको मैं कहता हूं मैंने बीवी को अपनी 1 तलाक दे दी है, तो वो डर जाएंगी। नादिया कहती है किस तरह की बात कर रहे हैं, मैं घर नाराज़ होकर आई हूँ, आप मुझे मनाने के बजाय कह रहे हैं मेरी माँ को आप फ़ोन करेंगे और कहेंगे 1 तलाक दे दी, वो डर जाएंगी। क्यों डर जाएंगी? समझो ना, जब वो डर जाएंगी तो तुम्हें जो मकान बेचा है उसका जो हिस्सा बनता है तुम्हारा, तुम्हें हिस्सा दे देंगी। तो वह एकदम अलर्ट हो जाती है कि यार ये मेरी माँ की जायदाद पे आंख रख के बैठा है, इसकी जहनियत ये थी। फ़ोन बंद होता है, वो अपनी माँ के साथ बैठती है तरीके से बात खोल सके, तो वहीं पे उस पर एक और बात आश्कार होती है। वो उसकी माँ से तकरीबन कोई 20 लाख रुपए इस मद में निकलवा चुका है फ्रॉड करके, कभी ये करके, कभी गाड़ी दे के वापस लेके, ये करके वो करके, इस तरह अंदर ही अंदर वो पैसे निकलवा चुका है। और माँ से पता लगता है शादी के टाइम भी पैसे माँ ने दिए थे जो बेटी को पता नहीं था, और उसके बाद भी अच्छा खासा लाखों रुपए निकलवा चुका है। लेकिन माँ कहती है बेटा अभी तेरे भाई की भी शादी करनी है, तेरी बहन की भी शादी करनी है, तू इस वक्त कोशिश कर, शौहर के साथ कंप्रोमाइज़ कर। ना चाहते हुए भी वो कहती है ठीक है माँ, मैं इस पे सोचती हूँ। 2 महीने बाद नादिया अपने घर पहुंचती है। देवर जेठ का बेटा नादिया को फ़ोन करता है, कहता है आपको एक बात बतानी है। वो कहती है बोलें। वो कहते हैं आपको अपनी सहेली याद है? कहती है कौन सी? वो कहती है जो साथ वाली पीछे रहती थी। कहती है हाँ हाँ फलां वाली। कहती है हाँ, वो आपकी कितनी अच्छी दोस्त है? उसने कहा वो तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हमारा एक दूसरे का साथ बहुत प्यार है, आना जाना है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। जितना उसने मेरा साथ दिया किसी ने भी नहीं दिया, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा है। शौहर के रवैयों से मैं जब भी डिसहार्ट होती थी उसी के साथ जाके बातें करती थी, और वो मुझे गले में जब उसको गले लगा के रोती थी, जो बातें मैं किसी से नहीं कह सकती थी उसी के साथ कहती थी। उसने बहुत एहसान किया मेरे ऊपर, उसने बहुत मेरा ख्याल रखा है। जेठ का बेटा कहता है फिर एक काम कीजिए, आप घर पहुंचिए, अपने शौहर का जो मोबाइल है उसको खोलिएगा, उसमें इस नाम का एक नंबर सेव होगा, उसको ज़रा चेक कीजिएगा और उनके मैसेजेस भी पढ़िएगा, क्योंकि मेरी इतला के मुतालिक वो आपकी दोस्त जो आपकी खैर खा है, जो आपको गले लगा के भड़ास निकालती हैं, आप उसके साथ रोती हैं, आपके शौहर के साथ उनका इश्क माश्का चल रहा है। वो परेशान हो जाती है। नादिया उस टाइम घर जाती है, शौहर सो रहे थे, अंदर दाखिल होती है, मोबाइल उठाती हैं, नाम कोड वर्ड जो उसने बताया था उसी कोड वर्ड से नाम सेव है, लेकिन नंबर खोल के देखती हैं तो वही उनकी उसी दोस्त का नंबर है जो पीछे घर में रहती है, जिसके साथ उसकी रोज़ गले मिल के दुखड़े सुनाती है और वो उसको चुप कराती है। तो अब वही नंबर भी सेव है, नाम चेंज है। जब मैसेजेस पढ़ती है तो बात क्लियर हो जाती है, इश्क माश्का चल रहा है। मोबाइल बंद करके वो वहीं पे रख देती है। शौहर की आंख खुलती है और कहते तुम यहाँ पे क्यों आ गई हो? कह रही है आरिफ मैं घर आई हूँ, मेरा घर है। कहता नहीं नहीं जाओ, मैंने सुबह कहीं जाना है। इस अंदाज में वो कर रहा है जैसे उसके पास किसी ने आना है और वो बीवी को निकालना चाह रहा है। बीवी कहती है मैं रुकूंगी, मेरा घर है, आज रात को मैंने रुकना है, क्या हो गया, मैं आ गई हूं। लेकिन वो ज़बरदस्ती करके फिर भी बीवी को वहां से निकाल देता है। उस रात भी जैसे किसी ने उसके पास आना था। खैर 2.25 महीने बाद उसके दिल में क्या आई कि उसको पता था इस तरीके पैसे नहीं मिलेंगे इसकी माँ से, मैंने और भी अभी निकलवाने हैं, तो बेहतर है मैं बीवी को ले आऊँ। उसकी बहनों ने इसको पट्टी पढ़ाई, अगर पैसे निकलवाने हैं उसकी बीवी को ले आ, अपनी बीवी को। वो गया और नादिया को ले आया। नादिया ने शौहर के साथ रहना शुरू कर दिया। जादू वाला किस्सा अभी भी है, अभी भी जादू है, उसकी बंदिश है जिस्मानी तौर पे। लेकिन उसने वहीं पे एक और बात बताई, वो जो भाभी थी जिसके साथ उसका ताल्लुक था वो अकेली हो गई हुई है, मैं सोच रहा हूँ उनको घर के नीचे ले आऊँ। और रात को उनको नीचे ले भी आया
ऊपर वाले पोर्शन में जनाब आरिफ साहब और नादिया रह रहे हैं, नीचे वाले पोर्शन में वही भाभी आ गई हैं जिनके साथ उनके मरासिम थे, जिस्मानी ताल्लुक था। नादिया चीखती हैं कि ये क्या किया आपने, आप उनको क्यों लेके आए हैं? तो वो बताते हैं इसलिए कि अब वो नीचे रहेंगी ताकि तुम मेरे ऊपर शक भी नहीं करोगी, मैंने तुम शक करती हो मैं उसके पास गया हूँ। वो कहती है ये तो और बखेड़ा डाल दिया आपने, मेरे लिए अजाब पैदा कर दिया, वो हर वक्त नीचे, जब दिल करेगा आप नीचे चले जाएंगे। शदीद लड़ाई होती है, मारता है वो नादिया को, लेकिन नादिया सहती है, बर्दाश्त करती है, शौहर है। नादिया पे अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप सोच रहे हैं ये कैसी है, तो ये आगे आपको बताता हूँ। वक्त चल रहा है, नादिया कभी मार खा लेती है, बर्दाश्त कर लेती है, सह रही है, शौहर का रवैया यही है, अपने घर चली जाती है, फिर कुछ दिन वापस आ जाती है। वहीं पे उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड है जिससे उसने गाड़ी ली थी, वो पुलिस वाली थी, एक दफ़ा आ गया और कहा जल्दी से अपने घर जाओ, पुलिस मेरे पीछे लगी है, मैंने पैसे देने। उसकी ड्रामेबाजियाँ ख़त्म होने को आ ही नहीं रही थी। बीवी को भगा देता, अक्सर बीवी को डरा धमका के अब उसकी माँ के घर भेज देता। वो बेचारी फिर से वापस आती, घर में रहना वहाँ पर अजाब था, वहाँ पर बहन बैठी थी, एक भाई बैठा था, इनकी शादी होनी थी। वो चुप करके बेचारी सहने के लिए वापस आ जाती, वो फिर कोई नई कहानी सुना के उसको भगा देता। जब बातें और होने लगी और खुल भी गईं, तो उसी पीर साहब जो कारी साहब थे, गली वाले कह रही हैं इस बात को, 2019 का स्टार्ट था, जब 20 का जब कोरोना आया था, तो ये इनकी एनिवर्सरी थी। और 5-6 महीने बाद कारी साहब के पास गईं, तो कारी साहब ने कहा बेटा अब वक्त आ गया है, इस अजाब से जान छुड़ा लो। क्योंकि मैंने उस खातून को मना किया था, उन्होंने भी शायद तुम्हें नहीं बताया, तुम बहुत गलत लोगों में फंस गई हो, मैंने तुम्हारा दोबारा से चेक करके देखा है, तुम्हारे शौहर के साथ कई माशके हैं, वो ठीक बंदा नहीं है, तुम्हारी माँ को भी लूट रहा है और हर औरत के साथ इस तरह माशका चलाता है, शादियाँ करता है, पैसे खाता है, ये बहुत ही 2 नंबर बंदा है, जितनी जल्दी हो सके इससे जान छुड़ाओ। नादिया कहती है जब मैंने 2 महीने घर में गुजारे थे और उसके बाद आना जाना लगा रहता था कभी घर में, इतनी रोई, इतनी रोई, इतनी रोई, हर नमाज में, हर सजदे में रब से रो रो के मांगा, या मेरे मालिक मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर, मेरे मालिक मुझे सुकून दे दे, मेरे मालिक मेरा घर उजड़ रहा है, मेरे मालिक मेरा बेसकूनी जो है इसको ख़त्म कर। बहुत रो रो के दुआएं मांगी, दुआएं मांगे, मैं थकती नहीं थी। जब कारी साहब ने कह दिया बेटा अब वक्त आ गया, अब इससे तुम्हें जान छुड़ानी होगी, इसके बहुत से माशके हैं, तो उसने जब तहकीक करनी शुरू की तो वो बात क्लियर हो गई। वही अब दुश्मन बन चुकी थी भाभी के बाद, जो बहुत अच्छी दोस्त थी, अब वो खुल के माशके चला रही थी, उसको परवाह भी नहीं थी कि नादिया को पता लगता है तो वो इस अंदाज में सामने आई, लग जाए मैं क्या करूँ। और इन दिनों में जब ये घर रहती थी तो जहेज़ का जो सामान था उसमें AC, बेड, सोफे, इस तरह का काफ़ी सामान, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जहेज दिया था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बेच रहा था। तभी जब कारी साहब ने भी कह दिया, माश के सामने आ गया, हमसाई के साथ है, तो उसने कहा ठीक है मुझे तुमसे खुला चाहिए। उसने कहा मैंने नहीं देनी। अदालत पहुंची, अदालत के ज़रिए खुला कराई और उसके बाद जब वो सामान लेने के लिए वहाँ पे पहुंची, क्योंकि खुला अदालत ने दे दी, सामान लेने के लिए पहुंची, तो उस शख्स ने शदीद लड़ाई की, बहुत मारा, शदीद लड़ाई हुई। तो कहते हमने फिर पुलिस को कॉल की। जब पुलिस आई तो उनकी साथ खड़े होकर हमने जो जो हमारा जहेज़ का सामान था, जब हम वो उठा रहे थे, तो उसने जल्दी से मेरी वॉशिंग मशीन, मेरी कुछ इस तरह की कप चीज़ें जो थीं जो जहेज़ की थी, उठा के पीछे वाले घर उसी मशूका को दे दी जिसके साथ इश्क चल रहा था, उसने छुपा दिया और कहा वो मैंने बेच दिया, वो बेच दिया, वो बेच दिया। वो जो चीज़ें भी छुपा दी थी बेच दी। लेकिन उसी औरत की जो उसकी दोस्त थी, जो असल में उसकी दुश्मन बनी थी, जो इश्क मशूकी चला रही थी, उसकी माँ आई, उसने कहा बेटा तुम्हारी ये मशीन, तुम्हारी ये फ़लाँ चीज़, ये तुम्हारी फ़लाँ चीज़, ये हमारे घर में रखी थी, ले लो बेटा। आरिफ ने उठा के छुपाई, लेकिन उस लड़की की माँ ने खुद से आके वापस की। उसकी आंखों में आंसू थे, उसको पता था इस बच्ची का घर मेरी बेटी की वजह से ख़राब हो रहा है। तो उसने वहाँ पे खड़े होकर अपना पल्लू उठाया और कहा खुदा गारत करे उसको जिसने तेरा घर बर्बाद किया है। वो अपनी बेटी का नाम तो नहीं ले सकी, माँ माँ होती है, लेकिन उसने बद्दुआ भी दे दी, खुदा गारत करे उसको जिसने तेरा घर बर्बाद किया। जानती थी इस बच्ची की, मासूम बच्ची, बाकिरदार बच्ची का घर मेरी बेटी ने तबाह किया है। जहेज़ का सामान लिया और इस तरीके ये रिश्ता ख़त्म हो गया। अब जान छूट चुकी थी। एक बहुत ही बुरा शख्स
जिसके साथ ज़िंदगी के कुछ अरसा गुजरा था, ऐसा तमाशों वाला, ऐसा अजीबो गरीब जिसमें समझ ही नहीं आ सकी थी। बच्चे की ख्वाहिश थी, शदीद कोशिश कर ली थी लेकिन बच्चा नहीं हो सका। बच्चा होता तो कैसे होता, वो तो जादू से निकल ही नहीं सकते थे। लेकिन उनके सबके साथ इश्क मशूकियाँ थी, इनके साथ ड्रामेबाजियाँ थी। मेरा जादू है, तावीज़ों की वजह से मैं नामर्द हूँ। खैर, अब ताल्लुक़ तो ख़त्म हो गया, लेकिन कहानी ख़त्म कहाँ हुई। कहानी का ये एक मोड़ था जो गुजर गया था, दूसरा मोड़ आने वाला था। नादिया उस शख्स से जान छुड़ा के घर पहुंच गई। घर तो पहुंच गई, लेकिन साथ ही उसने जॉब करनी शुरू कर दी कि मैं घर ना बैठी रहूं। बहुत सख्त जॉब की। कहती मैं सुबह 11 बजे जाती और रात को 11 बजे तक मैं जॉब करती, रिसेप्शन की जॉब। और इतवार वाले दिन भी मुझे छुट्टी नहीं होती थी, 7 दिन जॉब करनी पड़ती थी मुझे, 11 घंटे। लेकिन मैंने उफ नहीं की, खामोशी से अल्लाह का शुक्र अदा करके जॉब करती रही। वक्त 2 हफ्ते इद्दत पूरी हो गई। इद्दत के बाद जॉब करते हुए अभी 2 हफ्ते ही हुए थे कि वहीं पे उसको पता लगा कि इसकी एक दोस्त, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसी गली में रहती है, उसी गली में उसका घर है, उसके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। तो उस दिन उसने स्पेशली छुट्टी ली 2-3 घंटे की कि मैं जाके उसको मुबारकबाद दे के आऊँ। फैसला कर चुकी है नादिया कि मैंने 4 साल तक 5 साल तक शादी नहीं करनी। अभी उम्र ही क्या है उसकी, 2 साल ही तो गुजरे, अभी वो 21 साल की हुई है। ये सारी शादी, ये सारा कुछ, ये सिर्फ 2 साल में इतना कुछ हुआ। वो उसके घर पहुंची, उसको मुबारकबाद दी। मियाँ बीवी दोनों घर पे मौजूद थे, चाय वगैरह पिलाई, बातें होती रही। उनके कोई मामू भी वहाँ पे आए हुए थे। तो बातों बातों में उसकी दोस्त बोली, नादिया तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, हम एक ही गली में रहते हैं, लेकिन तुम्हारे माथे पे ये जो तलाक का धब्बा लग गया ना, ये अच्छा नहीं है। हमारा माशरा तलाक याफ्ता को जीने नहीं देता, ताने मारता है, गली मोहल्ले से गुजरते हुए अजीब सी निगाहों से देखता है, किरदार कुशी करता है, समझता है कि गलत औरत थी तभी तलाक हुई है। मेरी एक ख्वाहिश है कि तुम शादी कर लो। नादिया ने कहा नहीं, अभी तो मैंने 3-4 साल तक सोचना ही नहीं है कि शादी में एक ऐसे भयानक ख्वाब से निकली हूँ, जैसे ख्वाब था भयानक था, लेकिन मैं उससे निकल आई हूँ। मैं अभी शादी का सोचना ही नहीं चाहती। वहीं पे उनके मामू भी वहीं पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। मामू को इशारा किया जैसे हमें प्राइवेसी दे दें, एक ही कमरे में सारे बैठे हुए थे। तो उनके मामू एजेड थे, वो उठ के बाहर चले गए। उन्होंने कहा नादिया, मेरी जो शौहर हैं, तुम्हें पता है ये रूहानी वज़ाइफ भी करते हैं, ये साबरी ख़ानदान से हैं। इन्होंने, मैंने जिक्र किया था तुम्हारे बारे में, उनको कहा था कि इस तरह मेरी सहेली है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसकी मैं शादी करवाना चाह रही हूँ, उसके बारे में कुछ सोचें। तो क्योंकि ये नूरानी हैं, वज़ाइफ करते हैं, रूहानियत के साथ इनका ताल्लुक़ है, तो इन्होंने बाकायदा बैठ के तुम्हारे बारे में एक वजीफ़ा किया था और तफसील से तुम्हारे बारे में देखा था। और उन्होंने जब मुझे बताया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तुम्हें शुक्र है आज आ गई हो, इसीलिए मैं तुमसे बात करना चाह रही हूँ। नादिया बोली हाँ बोलो, क्या देखा है, क्या हुआ है, मुझे भी बताओ। तो उसने कहा मेरे शौहर ने तुम्हारे बारे में देखा है कि एक रिश्ता है जो तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन है। जब ये तुम्हारा वजीफ़ा कर रहे थे तो एक चेहरा खुद ब खुद इनके सामने आ गया और उस चेहरे के बाद जब उन्होंने देखा ये चेहरा मेरे सामने क्यों आया है, उसके बारे में वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया तो पता लगा आने वाले वक्त की तुम्हारी और इस चेहरे की शादी होने वाली है। लेकिन वो इस बात पे हैरान थे, लड़की की उम्र 21 साल है और जो चेहरा है इसकी उम्र काफ़ी बड़ी है। फिर भी उनको जब इशारा मिला कि इनका आपस में जोड़ होगा और इनकी शादी हो जाएगी तो वो समझ गए कि ये एक बेहतरीन रिश्ता है। इसलिए उन्होंने फ़ैसला किया कि ये शादी हो जाना चाहिए। वजीफ़े से पता लगा था और जब बंदे के बारे में उन्होंने खोज की तो वो कोई और नहीं, अपना बंदा निकला। महीने का 4 से 5 लाख रुपया कमाता है। नादिया परेशान, कौन सा बंदा? अभी जो मेरे मामू बैठे हुए थे ये हैं वो बंदे। मेरे शौहर ने वजीफ़ा करके इनके बारे में देखा, यही हैं जो तुम्हारे लिए सूटेबल हैं। और जब मुझे इन्होंने बताया तो मैं हैरान रह गई, मैं तो खुश हो गई। 4 से 5 लाख रुपया महीना कमाते हैं। हाँ थोड़ी बड़ी उम्र के हैं, क्या हुआ, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई, वक्त ही नहीं मिला, जिम्मेदारियां निभाते रहे। दिल के बहुत अच्छे हैं, सखी हैं, सबका ख्याल करते हैं।
लेकिन अपनी शादी का नहीं सोचा, सबका सोचा, सबकी शादियां करवाई, खुद नहीं की, इतना पैसा कमाने के बावजूद। तो अल्लाह ने ये रिश्ता लिखा ही तुम्हारे लिए था, इतना अच्छा बंदा। जब वो चुप हुई, मुसलसल बोलते बोलते, नादिया ने कहा उनकी उम्र तो 50 साल से ऊपर है, वो 50 साल की हैं और मेरी उम्र 21 साल से, आप मुझे कह रही हो मैं उनके साथ शादी कर लूँ, ये आप कैसे कह रही हो? उसने कहा नादिया मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये बाकायदा वजीफ़ा चिल्ला करके इन्होंने देखा है, और लिख लो मेरी बात, तुम्हारी इनसे शादी हो जाएगी। क्योंकि ये कोई झूठ नहीं बोलते, ये पहुंची हुई हस्ती हैं, साबरी ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है, बहुत बड़ी पहुंची हुई हस्ती है, इनके अंदर एक बुज़ुर्ग जिन भी रहता है, डायरेक्ट जिन से ये बातें पूछते हैं। बातें होती रही, नादिया वहाँ पे कुछ देर बैठी, घर पहुँच गई, और 2 दिन बाद ही रिश्ता लेके वही बेस्ट फ्रेंड और उसका शोहर उसी मामू का रिश्ता लेके माँ के पास पहुँच गए। नादिया की माँ अभी सोचो विचार में थी, नादिया भी आ गई, तो सलाम वालेकुम सलाम के बाद पता लगा कि ये दोनों रिश्ता लेके आए हैं। तो नादिया की माँ ने कहा मुझे थोड़ा सा सोचने का टाइम दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। वो क्या बातें कर चुके थे, उनकी माँ को क्या कायल कर चुके थे। जब वो चले गए तो नादिया ने माँ से पूछा, माँ आपको पता है वो 50 साल का बंदा है, आप ये क्या सोच रही हैं? तो उसकी माँ ने कहा बेटा ये बात सच है, कुछ बातें उन्होंने बिल्कुल ठीक कही हैं, तलाक याफ्ता को दुनिया जीने नहीं जाती, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, और तुम्हारी बहन की भी शादी करनी है, तुम्हें पता है तुम्हारी बड़ी बहन है, उसकी अभी शादी नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता आ गया था, तुम उससे छोटी हो तो मैंने तुम्हारा पहले कर दिया, लेकिन उसकी शादी तो करनी है। जब एक तलाक याफ्ता घर में आके बैठ जाएगी तो पहली बड़ी का रिश्ता कौन भेजेगा, फिर तुम्हारे भाई की शादी भी करनी है बेटा, तुम्हें पता है। और वो कहती, नादिया कहती मेरी माँ थोड़ी सी वहमी और इस तरह की डरने वाली खातून थी, तो उसने बेटी को कायल कर लिया कि मैं एक माँ हूँ कि तुझे यही कह सकती हूँ बेटा इस रिश्ते को कबूल कर ले, वरना तेरी भाई और तेरी बहन का रिश्ता नहीं हो सकेगा, और कब तक तू घर बैठी रहेगी, मेरा कोई पता नहीं है, मेरे बाद कौन तेरा देखेगा, बाप तेरे को कभी किसी मामलात का पता ही नहीं है। एक अच्छी परवरिश की थी माँ ने नादिया की, एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ था, एक फर्मा बरदार बेटी थी, 50 साल के बंदे के लिए भी सर झुका लिया, कहा ठीक है माँ जैसे आपकी मर्ज़ी। और यूं नादिया और जमील जिसकी उम्र 50 साल थी शादी के बंधन में बंध गए। जब शादी हो गई तो उन्हीं बेस्ट फ्रेंड और उसके शोहर ने उनके अपने घर दावत की, और जब दावत की तो दावत के हफ्ते बाद ही, शादी के हफ्ते बाद दावत की, तो वहीं पे बैठे हुए नादिया ने जिक्र किया कि मुझे बेटे की बहुत ख्वाहिश है, बच्चे की बहुत ख्वाहिश है, मैंने बहुत कोशिश पहले भी शादी में की थी कि कोई खिलौना कोई बच्चा मेरे पास आ जाए, मैं माँ बन जाऊँ तो मेरा दिल लगा रहे, मैं अब भी चाहती हूँ मेरा बच्चा हो जाए। अभी ये बातें हो ही रही थी कि साबरी साहब के अंदर उसी वक्त जिन की हाजिरी हो गई, क्योंकि वो पहुंचे हुई हस्ती थे, चिल्ला करते थे, वज़ाइफ करते थे, उसी लम्हे उनके अंदर जिन हाजिर हो गया। उनकी आवाज़ बदल गई, उनका लहजा बदल गया, और जिन बोलता रहा और जिन बताता रहा, परेशान मत हो तुम, हो जाएगा तुम्हारा बच्चा भी, 3 महीने के अंदर अंदर बच्चा होगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुश रहोगी, बहुत अच्छी शादी की है तुमने, हमारा आशीर्वाद भी इस शादी में शामिल है, सिर्फ 3 महीने का टाइम हम दे रहे हैं, 3 महीने के बाद तुम्हारे यहाँ बेटा होगा। रुकावटें बहुत हैं, परेशानियाँ बहुत हैं, लेकिन हम पहुँचे हुए हैं, हम जिन हैं, हम तमाम रुकावटों को दूर कर देंगे। और ये जो उनका नाम लिया जिनके अंदर हाज़िरी हुई थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड के जो शोहर थे, उनका नाम लिखा, जो ये हैं ये हमारे चेले हैं, ये हमारे मानने वाले हैं, हम इनके ज़िम्मे तुम्हारी तमाम रुकावटों को दूर कर देंगे, तुम्हारे यहाँ बच्चा हो जाएगा। वापस अपने होश में आए, जिन चला गया। क्या हुआ? तो बीवी ने बताया आपके अंदर हाज़िरी हो गई थी। उसने कहा अच्छा अच्छा, मेरे सरकार आए थे मेरे अंदर। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा क्या कह के गए? उन्होंने कहा वो बच्चे की बशारत दे गए कि बच्चा आएगा 3 महीने बाद, रुकावटें आएंगी लेकिन दूर हो जाएंगी। उन्होंने कहा हाँ रुकावटें तुम आएंगी, खैर मैं दूर कर दूंगा। यूँ जनाब उन मियाँ बीवी ने जमील साहब से पैसे लेने शुरू कर दिए। आज भैंस लेनी है और भैंस का सदका करना है, बलाएं टल जाएं। भैंस के पैसे लिए भैंस सदका कर दी। फिर हफ्ते बाद कहते हैं मौत का फरिश्ता आपकी रूह निकालने आ गया था। ये तो भला हो उन जिन बाबा का जो इनके उस्ताद हैं, उन्होंने देख लिया, उन्होंने कहा नहीं अब इनका वक्त नहीं आया, अभी नहीं निकालना। उन्होंने रोक लिया, लेकिन वो फरिश्ता कह के गया कि ये सदका कर दो।
उसके लिए 1.5 लाख रुपया चाहिए। अब जो जमील साहब 50 साल की उम्र वाले थे, वो तोहमात, फ़कीर, पीर, इनको बहुत मानने वाले थे। ईमान कमज़ोर, ये उनके अल्फाज हैं जी, मेरे नहीं है। नादिया कहती है ईमान उनका कमज़ोर, पीरों फ़कीरों को बहुत ज़्यादा मानने वाले डर जाएं और हाथ बांध दें। ठीक है परेशान ना हो, बस फरिश्ते को कहें जान ना निकाले, 1.5 लाख रुपया। फिर भैंस के पैसे दें, कभी किस चीज़ के पैसे दें, बहुत बलाएं नज़र आ रही हैं, बहुत मसले आ रहे हैं। बच्चे के लिए वो चुड़ैलें आई खड़ी हैं, बच्चे के लिए वो देखो वो काले फ़कीर आए हुए हैं। ये काले फ़कीर नहीं है, ये काले जिन हैं, पैसे निकालो। यूँ पैसे निकलवाने मुसलसल शुरू कर दिए और जमील साहब पैसे देते जा रहे हैं। नादिया इस खुशफहमी में है कि मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। साथ ही 2 महीने बाद उन्होंने एक तावीज़ दिया नादिया को कि नादिया इस तावीज़ को आप अपने पेट के ऊपर, नाफ के ऊपर इसको बांध लें और आपने इसको 2 महीने तक उतारना नहीं है। 2 महीने बाद आप खुशी देखोगी। और सॉरी, एक इनका पॉइंट भूल गया। नादिया कहती हैं क्योंकि लंबी कहानी है, लोग अपनी घर की, अपनी ज़ात की, अपनी ज़िंदगी की जब सुना रहे होते हैं उनको तो एक लफ्ज़ याद होता है, मुझे भूलता है। 1 घंटे का पहले मैसेज है, आज कोई भी लंबे लंबे मैसेज है, सब याद करना बड़ा मुश्किल है। तो कहती हैं जब इन मियाँ बीवी के पास मैं बैठी हुई थी, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड और उसका शोहर, उस वक्त मैं नहीं मान रही थी और जब मैं उठ रही थी उस वक्त भी मेरा दिल नहीं मान रहा था, लेकिन उन्होंने उस वक्त कुछ पढ़ के मेरे ऊपर फूंका था और मेरे गले में एक तावीज़ भी पहना दिया था। तो उसके बाद कहती हैं मेरा दिमाग भी थोड़ा सा अजीब सा हो गया था, जैसे इंसान राज़ी नहीं हो जाता थोड़ा थोड़ा, मैं इस तरह राज़ी भी हो गई थी। उन्होंने कुछ दम किया था, पढ़ा था और मुझे तावीज़ भी डाला था, जिसकी वजह से मैं शादी के लिए रजामंद हुई। मतलब इतना ज़्यादा मैं रुकावट नहीं बनी या अड़ी नहीं। अब जी तावीज़ पेट के ऊपर, स्पेशली नाफ जो होती है, नाफ के ऊपर बांध दिया गया। तावीज़ बांधे कोई तकरीबन कहती है ये 3रा दिन था, मैं सो रही थी, मेरी आंख खुली है तो मैंने देखा कमरे के दरवाजे के साथ एक ब्लैक कलर का क्लियर एक शैडो है जो खड़ा हुआ है और इस अंदाज में खड़ा है कि थोड़ा सा झुका हुआ है। मैंने आंखें अपनी झपकाई कि मेरा वहम है, ये क्या चीज़ है। अभी मैं उसको देख ही रही थी कि वो बिल्कुल ऐसे सीधा हुआ है, जैसे ही सीधा हुआ है तो क्लियर हो गया, वो एक इंसानी जिसामत का काला स्याह शैडो था। उसी वक्त वो दरवाजे से निकला और बाहर चला गया। मैं डर गई हूँ, या अल्लाह ये क्या था। मैं फिर अपनी आंखें मलना शुरू हो गई कि मैं ख्वाब में देख रही हूँ या हकीकत में जाग गई हूँ या मेरा वहम है। खैर 2 दिन नॉर्मल गुजरे। 3रे दिन जब मैं उठी हूँ तो मुझे लगा है कि मेरे इर्द गिर्द कोई है जो चक्कर लगा रहा है। मैं कह रही हूँ या अल्लाह ये क्या है, मैं ख्वाब से उठी हूँ, ये क्या हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये तावीज़ की वजह से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है कि मेरे इर्द गिर्द कोई चक्कर लगा रहा है। अब मुसलसल वो कह रही है मेरे साथ क्या हो रहा है। बाकायदा तौर पे एक रात को बैठे हुए मेरे जिस्म के ऊपर, टांग के ऊपर किसी ने इस अंदाज में हाथ लगाया जो अच्छा उनका हाथ लगाने वाले का, जिस तरह कहते हैं ना, क्या कहना चाहिए कि वो उसका अंदाज अच्छा नहीं था, जो मैं एकदम से पीछे हो गई और मैंने कहा कौन हो तुम, कौन हो, क्यों मुझे हाथ लगा रहे हो। नीयत जिस तरह इंसान की बुरी होती है और इस बुरी नीयत से हाथ लगाते हैं, वो नज़र नहीं आया, लेकिन मेरी इस टांग पे, इस जगह पे क्लियर किसने हाथ लगाया तो मैं पीछे उड़ गई कि कौन हो तुम, मैं तुमसे डरती नहीं हूं, सामने आओ मेरे, कौन हो तुम। लेकिन कोई नहीं था। फिर कुछ दिन के बाद मैं लेटी हुई थी, मेरा वो कहती है जो मैट्रेस है वो स्प्रिंग वाला है। मोबाइल पे उठा के कहती मैं एक दिन बैठी हुई थी, शाम का टाइम था, कमरे में कोई भी नहीं था, मैं मोबाइल ऐसे बैठी देख रही थी, तो बिल्कुल मेरे साथ आके स्प्रिंग वाले मैट्रेस पे कोई बैठे तो पूरा मैट्रेस हिलता है। तो कह रही है कोई आके ऐसे बैठा है और जैसे ही बैठा है वो वाला हिस्सा हिला है तो मैं एकदम से डर गई हूँ कि ये कौन आके बैठा है। और वो जगह प्रेस हुई हुई थी, जब स्प्रिंग मैट्रेस पे आप बैठते हैं ना वो जगह थोड़ी सी प्रेस हो जाती है, तो वो जगह प्रेस हुई हुई थी, यानी कि उस वक्त कोई बैठा हुआ था। तो कहती है मैं जल्दी से खड़ी हो जाऊँ, कौन हो तुम, कौन आके बैठे हो। कोई क्लियर मेरे साथ यहां पे आके बैठा था। एक रात तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था, मेरी आंख खुली है, उस मैट्रेस पे मैंने क्लियर देखा है एक साइड पे मेरा शौहर जमील सोया है
और दूसरी साइड पे बकायदा कोई उठा है जो लेटा हुआ था, क्लियर वही ब्लैक शैडो था जिसको मैंने दरवाजे के साथ देखा था। उसका गोल सा मुंह था, उसकी कोई आंखें, मुंह, नाक कुछ भी नहीं था, सिर्फ गोल सा ऐसे सर सा था। और बाकी जिस तरह जिस्म होता है, बाजू, टांगे, बिल्कुल टांगे भी थी, बाजू भी थे, हाथ नहीं नजर आए, पाँव नहीं नजर आए, लेकिन बिल्कुल इंसानी जिसामत की तरह वो लेटा हुआ था। उसको मैंने जैसे ही देखा मैं डरी हूं, तो उसके बाद वो उठा है। जब वो उठा है तो उसके उठने से बेड का वो वाला स्प्रिंग वाला हिस्सा हिला है, बकायदा हिला है उसके उठने से। उसका यानी कि वजन था, जिस तरह वो बैठा था स्प्रिंग पे, उस वक्त नजर नहीं आया था कोई, वो प्रेस हुआ था। अभी वो लेटा हुआ था मेरे पास, और जैसे ही वो उठा है, स्प्रिंग का वो हिस्सा हिला है, मैं डर गई हूं। मैंने फौरी तौर पे लाइट जलाई है, देखा तो कमरे में कोई भी नहीं है। मैं परेशान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कुछ दिनों के बाद फिर शाम का दिन का टाइम मैं लेटी हुई, तो मुझे महसूस हुआ मैट्रेस पे फिर कोई मेरे साथ आके लेट गया है। मैट्रेस उस तरह हिला है, तो मैंने कहा मैं तुमसे डरती नहीं हूं, तुम जो भी हो मेरे सामने आ जाओ, तुम चाहते क्या हो मेरे सामने आ जाओ। मैं उठ के बैठ गई। कहती है मैं बहादुर हूं, मैं बुज़दिल नहीं हूं, मैं डरपोक नहीं हूं, लेकिन इंसान है, दिल तो धड़कता है, डर तो लगता है, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं थी। मैंने कह दिया जो भी हो सामने आओ, मैं तुमसे डरती नहीं हूं। कोई भी सामने नहीं आया। तो कहती है मैं फिर लेट गई हूं। मैं फिर जैसे ही लेटी हूं तो किसी ने इस अंदाज में मेरे जिस्म पे हाथ लगाए हैं कि मैं चीख मार पे साइड पे खड़ी हो गई हूं। मैंने कहा तुम जो भी हो, मैं तुमसे डरती नहीं हूं, लेकिन तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। उसने इस अंदाज में उसके जिस्म पे हाथ रखे थे जिस तरह कोई जिस्मानी ताल्लुक बनाने की कोशिश करता है। मैं उसको कोड वर्ड में कह रहा हूँ, वो इस अंदाज में वो उसने की थी कि, और जल्दी से समझ गई कि जो भी है इसकी नीयत बद है और ये मेरे साथ ताल्लुक कायम करना चाहता है। इस कंडीशन में उसने उसके छेड़खानी की थी कि वो जल्दी से खड़ी हो गई कि नहीं। और उसके बाद उसने शाम को अपने शौहर से कहा, मुझे वहम लगता था और चीज़ें मैं महसूस कर रही थी, सामने शैडो खड़ा भी देखा, किसने मेरी टांग पे हाथ लगाया, लेटा हुआ था, बैठा देखा, आज तो हद होगी, उसने इस तरह मेरे साथ किया है। और मैं मुसलसल टाइम पीरियड ज़्यादा हो चुका है, उन्होंने 3 महीने कहे थे और अब तो 4था महीना शुरू हो गया है। मैं मुसलसल अपना चेक कर रही हूँ कि कब माँ बनने के आसार पैदा होंगे, कब माँ बनने के आसार पैदा होंगे। कोई आसार पैदा अभी तक नहीं हुए। और मुझे लग रहा है जब से मैंने ये तावीज़ बांधा है, मुझे बोझ बोझ सा महसूस हो रहा है। मुझे इस तरह के औरतों के जो मखसूस मसाइल होते हैं वो पैदा हो रहे हैं, मैं इसको उतारना चाह रही हूँ। शौहर ने कुछ देर सोचा, वो भी तोहमात, पीरों फ़कीरों के बहुत ज़्यादा मानने वाले थे, लेकिन पहली दफ़ा उसको भी लगा, नादिया को, वो भी सोच में पड़ गया है। वरना फ़ौरन पहले कहता नहीं 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 नहीं, इसको नहीं उतारना, ये तो पहुँची हुई हस्ती ने दिया है, ये यूँ है, ये वहाँ है, ये है। लेकिन तमाम बातें जो नादिया ने कहीं, वो सुनने के बाद कुछ देर वो सोच में डूबे रहे और उसके बाद कहा उतार दो। नादिया कहती है मैंने जैसे ही उतारा, उसी रात मैंने शौहर को खबर दी कि मैं कोई माँ बनने वाली नहीं हूँ। मखसूस एक जो आयाम होते हैं वो शुरू हो चुके हैं। शौहर कहते हैं मुझे भी लग रहा था कि ये मेरे साथ मुसलसल फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि मुझसे इतने लाखों रुपए निकलवा चुके हैं और बेटा और ये वो बातें कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये हमसे फ्रॉड कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। उसने कहा ठीक है, कल हम इनके पास चलते हैं। दोनों मियाँ बीवी उनके पास पहुँचे और उनसे जाके जब ये वाली बात की तो उन्होंने बजाय मानने के उल्टा फिर से कहा अभी तो और मसाइल हैं, यूँ है, अभी तो ये टालना है, अभी यूँ करना है, अभी वहाँ करना है। उसने कहा हमें कुछ भी नहीं कराना, सब छोड़ दें, हमारे पैसे वापस करें। आपने 3 महीने का बोला था, 4 महीने हो गए, कोई बच्चे वाले आसार नहीं हैं, हमारे पैसे वापस करें। तो वो दोनों मियाँ बीवी अकड़ गए और अड़ गए और कहा खबरदार पैसों की बात की तो हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, हम तुम्हें जान से मार देंगे, हम तुम्हें जिन भेज देंगे, हम तुम्हारे साथ ये करवा देंगे, तुम्हारे साथ वो करवा देंगे, तुम्हारे साथ वो करवा देंगे, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम सोच नहीं सकते हम तुम्हारे साथ क्या कर सकेंगे। दोनों मियाँ बीवी वापस आ गए। अब बीवी के ऊपर एक और राज खुलता है 5-6 महीने बाद।
शौहर बताते हैं, नादिया शादी के 1 महीने तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आया था और तुमसे यही कहा था कि बच्चे के लिए तुमने कह दिया था मुझसे कि मुझे बच्चा चाहिए। शादी के पहले ही तुमने मुझे कह दिया था मुझे बच्चे की ख्वाहिश है। तो उन लोगों ने तुम्हें यही कहा था कि अभी इनका अमल चल रहा है ताकि बच्चा फौरी हो और पहला बेटा हो, इसलिए अभी 1 महीना तुम्हारे करीब नहीं आएंगे। तो मैं आज तुम्हें बताता हूँ, ऐसी बात नहीं थी, मेरा इलाज चल रहा था। मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है, असल में मैं शादी के काबिल नहीं हूं। अगर मैं शादी के काबिल होता तो कब की मेरी शादी हो चुकी होती। मेरे घर वाले, मेरे सारे लोग जानते हैं कि मैं शादी के काबिल नहीं हूं। मैं काफ़ी इलाज करा चुका हूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे डॉक्टर ने कहा है कि नहीं, तुम शादी नहीं कर सकते, तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकते। मैंने इस वजह से शादी नहीं की। इन लोगों ने मुझे कहा हम तुम्हारा इस तरह इलाज करेंगे, ये करेंगे, तुम्हारा बच्चा भी पैदा होगा और ये हो जाएगा। आज 6-7 महीने हो गए इनके ऊपर चलते हुए, इनको पैसा देते हुए, ये करते हुए। इतना पैसा मैं इनको खिला चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं वैसे का वैसा हूं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो तुमने देखी या तुम्हें महसूस हुआ, जो हमारे ताल्लुक़ बनते हुए कुछ हुआ, ये वही सारा कुछ जिन्नात के ज़रिए कर रहे थे। वो बेचारी और उलझ गई, या अल्लाह आसमान से गिरा खजूर में अटका। मैं तो एक शौहर से टल गई थी, वो तावीज़ात बंदिश जादू में सामने आता। अब ये भी मेरे सामने ये कट्टा नया खुल गया है। शौहर ने जब उनको नाराज़ कर दिया तो उसके बाद इनके कारोबार में मसले आने शुरू हो गए, प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। ये इतने अच्छे हैं, नादिया कहती है, कोई राह चलते को भी मदद का कह दे 10,000 20,000 रुपये दे देते हैं उनको। 4-5 लाख जो कमाते हैं, सबके साथ अच्छाई करते हैं, सबके साथ अच्छाई करते हैं। लेकिन अब ये परेशान, उलझते जा रहे हैं, मसले मसाइल बनते जा रहे, कुछ समझ नहीं आ रही। मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगूँ, अल्लाह ताला मैं कहाँ फंस गई हूँ। मैं जादू से निकलती हूँ, दूसरे का जादू आ जाता है। घर गुजरा तो वहाँ पे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। या अल्लाह मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ ना आए। मैंने उनको कहा था एक वॉइस मैसेज करके भेजें, तो मेरे ख्याल में उन्होंने वाले बात भूल गई क्या। उन्होंने 2 मैसेज भेजे हैं, मैं लेकिन सुना देता हूँ, लेकिन वो बहुत लंबे लंबे हैं। मैंने उनको कहा अभी तक छोटे करें, वो बहुत है उनकी, मैं आपको आवाज़ भी सुना देता, या उन्हें शायद ना सुनाना चाह रही हूँ, इसलिए लंबे लंबे उन्होंने मैसेज कर दिए हैं। एक तो 10 मिनट 34 सेकंड का है और एक चाहिए। और आप अगर प्रोग्राम करेंगे तो नहीं, बस ये बहुत लंबे हैं। अच्छा, वो मेरे ये इसमें मैं शायद सुना दूँ। उन्होंने कहा फिर क्या हुआ, इस सारी सूरत हाल में चलते हुए परेशानी में मेरे शौहर ने आपके प्रोग्राम देखे, राज प्रोग्राम और अमलियात के, रूहानियत के देखे, और उसके बाद वो कहती है मैंने आपका तस्वीर भेजी आपको प्रोग्राम में, और आपने मुझे कहा कि तुम्हारे साथ नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात हैं, उसका तोड़ करो। और फिर मैंने सलामुन अला नूहन फिल आलमीन की तस्बीह करनी शुरू की। ये उसका मैसेज भी है, मैं इस वक्त ढूंढता हूँ, अगर मिल जाता है तो। उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ना शुरू हुआ। फिर मैंने शौहर को कहा आप भी पढ़े, वो भी इन चीज़ों को मानते हैं, उन्होंने भी आपका चैनल देखना शुरू कर दिया, हमने प्रोग्राम देखने शुरू कर दिया, सारा कुछ करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि हम तस्बीह पढ़ते गए, आपसे रब्ता भी हुआ। उसके बाद ये हुआ कि वो जो बिल्कुल डॉक्टरों की तरफ से जवाब था, 0 पॉइंट समथिंग, डॉक्टरों ने कहा इनके बच्चे पैदा करने की उम्मीद पैदा हो चुकी है। ये उनके अल्फाज हैं, जो ना होने के बराबर है, लेकिन ये बढ़ सकती है। और वो इस काबिल भी हो गए कि वो मियाँ बीवी का ताल्लुक भी उनका कायम होना शुरू हो गया सही तरीके से। वो कह रहे हम मुसलसल पढ़ते रहे, अभी भी पढ़ रहे हैं, बहुत आफाका हुआ है, ज़िंदगी बहुत चेंज हो चुकी है। लेकिन एक चीज़ हमने वहाँ से सीखी है, जो मेरे शौहर ने भी सीखी, मैंने उनको इस ट्रैक पे डाला। और कहानी क्यों आपको भेज रही हूँ कि ज़िंदगी की इतनी खौफनाक सिचुएशन के अंदर एंड पे जाके, ये उनके अल्फाज हैं जी, एंड पे जाके जब आपका यकीन कामिल वाली बात सुनी, आपका मैसेज सुना, आपका पॉजिटिव एनर्जी का सुना, आपका बिलीव पे सुना, आपका सुना कि आप टास्क बनाएं, टारगेट बनाएं, तो मेरा बच्चा टारगेट है, मैंने बच्चा मुझे चाहिए। मैंने आपकी सारी बातें सुनी, मेरे शौहर ने भी सुनी, तो हमने टारगेट बनाया, हमें बच्चा चाहिए, हमें बच्चा मिलेगा।
सलामुन अला नूहन की तस्बीह की, पहले रो रो के वक्त गुजारा, तस्बीहात की, सारा किया, फ़लाँ किया, इतना फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अब आके जब वो आपकी बातें सुनी, एक टारगेट बनाया और तस्बीहात पढ़नी शुरू की, तो अब उम्मीदें शुरू हो गई हैं कि हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, हमारा बच्चा हो जाएगा। लेकिन मेरी कहानी में एक आपने मैसेज ज़रूर देना है। खुदारा तमाम माओं से कहिएगा कि अपनी बेटियों की शादी करते हुए छानबीन ज़रूर कर लिया करें हर तरह की। सिर्फ ये ना सोचा करें कि बेटा है बेटी है उनकी भी शादी करनी है तो इसको किसी के पल्ले मंड दो, नहीं, किसी के पल्ले ना बांधो, घर बैठी रहे वो ज़्यादा अच्छा है। लोग ताने मारते रहे, बेटी के ऊपर क्या गुजरती है, मैं तो ज़िंदगी झील गई गुजार गई, किसी और बेटी के साथ ना हो। मदर साहब मेरी कहानी को ज़रूर शामिल कीजिएगा, हर माँ सुने इस कहानी को, अपनी बेटी को इस तरीके बग़ैर छानबीन किए किसी के साथ शादी मत कीजिएगा। दूसरी बात, जादू जिन्नात मेरे साथ दोनों शौहरों का यही रहा है। मेरे शौहर ने लाखों रुपए, जो अभी हैं जमील, उन्होंने लाखों रुपए लगा दिए उनको, जो बहरूपिये थे, जो कख भी नहीं था उनके पास, और वो काला पीला क्या करते थे, जिन्होंने मुझे भी रात को वो डराते रहे, वो करते रहे, और पहला भी जादू तावीज़ ये हुए। आप एक अच्छा काम करें जिसके वजह से मैं आपको कहानी भेज रही हूँ, लोगों को इस तोहमात से निकालें, जादू 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 निकालें इससे, और आप निकाल रहे हैं। और मैं कहानी में आपको खुद कह रही हूँ, मैं पढ़ के बहुत आफाका हो चुका है, जिनका इलाज नामुमकिन था, करा करा के थक गए थे, 50-51 साल उम्र हो गई, इसलिए शादी नहीं की कि वो शादी के काबिल नहीं थे। अब वो बहुत अच्छे शौहर हैं और मेरा उनका ताल्लुक़ जो मियाँ बीवी का होता है बहुत अच्छा ताल्लुक़ बन चुका है। और जब टास्क बनाया है, हमने पढ़ना शुरू किया है, आपकी बातों को समझा है, उन पर अमल किया, आप जो लेक्चर देते हैं, आप जो सिखाते हैं, यकीन कामिल बनाते हैं, उस यकीन कामिल को बना के हम उस स्टेज पे आ चुके हैं कि हमारा बच्चा भी हो जाएगा। तो मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। नादिया जो आपका फ़र्ज़ी नाम मैंने रखा है, मेरी बहन, इंशाल्लाह अल्लाह ने लिखा है तो आपको ज़रूर मिलेगा। 4 चीज़ें अल्लाह ताला ने अपने हाथ में लिखी है, शादी, औलाद, रिज़्क़, मौत। लेकिन उसके बावजूद आप अल्लाह से वो चीज़ भी ले सकते हैं जो आपके नसीब में नहीं है। इन चारों में से क्या? शादी, औलाद, रिज़्क़, मौत। आप अल्लाह से इन चारों में से इन चीज़ों को भी ले सकते हैं। शर्त यह है कि आपकी जुस्तजू कैसी है, शर्त यह है यकीन कामिल कितना है, शर्त यह है कि आपने कोशिश और मेहनत कितनी की है। क्योंकि अल्लाह अपने फ़रिश्तों को मुखातब करके कहता है, ऐ फ़रिश्तों, इस मेरे बंदे के नसीब में ये चीज़ नहीं है, लेकिन उसको मेरी ज़ात पे इतना यकीन है, माँ से भी 70 गुना ज़्यादा यकीन है कि मैं उसको दूंगा। उसके इस यकीन, इसको, इस प्यार को, इस यकीन कामिल को देख के मैं उसको अता कर रहा हूँ। नहीं भी है, मैं उसको अता कर रहा हूँ। तो जब इंसान इस लेवल पे यकीन कामिल बना लेता है कि अल्लाह अपने फ़रिश्तों को बताता है कि इसके मैंने नसीब में नहीं लिखा था, इसको अता कर रहा हूँ, अता हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरा जो जुमे वाला शो है ना, ये लाजमी देखा करें। आप क्या मेरा स्टोरी सुनते सुना करें। आपने सवाल नहीं भी पूछना, ना पूछें, उसको देखें ज़रूर, आपको सीखने को मिलेगा। अच्छी महफिल से पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो ये एक कहानी थी जो पार्ट 1 मैंने सुनाया और पार्ट 2 सुनाया। हॉरर स्टोरी और भी काफ़ी आई हुई हैं तो वो भी इंशाल्लाह चलती रहेंगी। हॉरर भी थी इनकी, पार्ट 1 और पार्ट 2 एक मैसेज वाली कहानी थी, इसलिए मैंने कहा इनको इकट्ठा ही पार्ट 1 पार्ट 2 सुना देता हूँ। आप लोग भी अपनी कहानी भेजिए, और कहानी अगर आप वॉइस मैसेज मुझे भेजते हैं तो एक छोटा सा 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड का वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, जिसमें आप कुछ भी कह सकते हैं अपनी कहानी के हवाले से। कोई मैसेज देना चाहते हैं, जिस तरह मेरी बहन आप मैसेज देना चाहती, अगले प्रोग्राम में भी अगर आप भेज देंगी ना, तो हो सकता है कल वाली कहानी जब मैं शुरू करूँगा तो उसके शुरू में भी हो सकता है मैं आपका मैसेज चला दूँ। आप लोग भी 10 सेकंड से 30 सेकंड का मैसेज दे सकते हैं। मैसेज ऑफ कैमरा स्टोरी के बारे में हो, उसको सुनने के बारे में हो, कैसा फील होता है, अपनी कहानी के बारे में हो, किसी बारे में हो, मैं वो चला दूंगा। लेकिन आखिरी लफ्ज़ जो है आप लिख के भेजें या वॉइस मैसेज करें। आखिरी लफ्ज़ आपने लिखना है स्टोरी, STORY, स्टोरी लाजमी लिखना है। तो इंशाल्लाह आपकी कहानी का मैं नंबर दे के सेव कर लूँगा। टेंशन नहीं लेनी कि मेरी कहानी अभी तक क्यों नहीं आई, इसलिए नहीं आई आपकी कहानी कि आपसे पहले जिनका नंबर है, पहले उनकी कहानी मैं प्रोग्राम में सुनाऊंगा और उसके बाद इंशाल्लाह आपकी कहानी का नंबर भी आ जाएगा। ज़्यादा कहानियाँ इकट्ठी हो जाएंगी तो मैं 4 सुना दिया करूँगा हफ्ते में। सो आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।